नमस्कार दोस्तों। आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में वो हुकार भरी कि नरेंद्र मोदी को भी अपना स्टैंड बदलना पड़ गया। आज राहुल गांधी की हुकार इतनी थी कि युवाओं को भी सुनना पड़ गया। आज राहुल गांधी ने आखिर क्या ऐसी वजह थी कि युवाओं से कह दिया आप में दम नहीं, और फिर कैसे कहा आप ही बब्बर शेर हो, लेकिन इसलिए दम नहीं है क्योंकि आप सो गए हो। राहुल गांधी ने कैसे आज कहा कि आप सब कुछ पलट सकते हो, और राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की अस्मिता को जगा दिया है, लोगों के स्वाभिमान को जगा दिया है। हालत यह हो गई कि नरेंद्र मोदी आरती करते रह गए और फिर तुरंत वहां से भागे और लखनऊ पहुंच गए। और वो लखनऊ पहुंचते वैसे ही सुल्तानपुर की एक अदालत ने राहुल गांधी को अपनी कोर्ट में तलब कर लिया। क्या है ऐसा, इसे समझने की जरूरत है। इतना डर क्यों है? क्यों अब समाजवादी पार्टी भी डर गई और बार्गेनिंग करने लग गई? क्या डर है? इसी पर आपके साथ बात करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में चंदौली से आई थी, और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही जैसे ही वह आगे बढ़ी, लगातार लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, कारवां ऐसा बढ़ा कि हड़बड़ी मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव चेंज करने के लिए कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ और दूसरी तमाम सारी खबरें अपने चरण चुंबक मीडिया से फैलानी शुरू कर दी। यह स्थिति हुई कि खबरों को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन जनता डाइवर्ट होने को नहीं तैयार है, क्योंकि अब उन चरण चुंबक मीडिया की रीच कम हो गई है, और जो अल्टरनेट मीडिया है, यानी यूट्यूब हो गया, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनकी रीच ज्यादा हो गई। अब लोग टीवी नहीं देखते उतना, भक्तों के सिवा। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने उसमें सच देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वो उनकी बात कर रहे हैं जो उनका दर्द है। उसी समय एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सब जगह वह हालत थी, लग रहा था कि पूरी दुनिया आज स्टेशन पर आ गई है। दिल रखने की जगह नहीं, ट्रेनें खचाखच एक के ऊपर एक लोग चढ़े थे। चंद हजार पदों के लिए 48 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, परीक्षा देने जा रहे थे। आप सोचिए कितनी भयंकर बेरोजगारी की दंश झेल रहा है उत्तर प्रदेश। और ऐसी स्थिति में तमाम जो है घंटी बजा रहे हैं मंदिरों में, आरती के ड्रामे कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो मायने रखता है। राहुल गांधी ने बात की, कहा ये बताइए कि कैसे जहां नौकरियां हैं या जहां हो रही हैं, क्यों नहीं दलित समुदाय के, क्यों नहीं पिछड़े समुदाय के, क्यों नहीं आदिवासी समुदाय के लोगों को अवसर मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप सोए हुए हो। आप में इसलिए दम नहीं है क्योंकि आप सोए हुए हो। आप लड़ना नहीं चाहते हो। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई वोट से लड़ी जाएगी। तो वोट से लड़ना है। तो राहुल गांधी ने जब यह रास्ता बताया तो हर किसी ने इस बात को महसूस किया, सच में क्या हो रहा है। उन्होंने गिनाया कि 73% जिसकी आबादी हो, जिनकी हो, उन्हें इस देश के तमाम, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तमाम और अदालतें हो, या
तमाम सीनियर पद हो, चाहे सेक्रेटरीज की पोस्ट हो, चाहे स्टेट के सेक्रेटरीज की पोस्ट हो, चाहे देश के और प्रदेश के जहां कहीं भी ये अहम पद है, वहां उन 73% के लोग क्यों नहीं, वहां पर दूसरे ही क्यों मिलते हैं? उन्होंने मीडिया के तमाम साथियों के नाम पूछ करके कहा कि आप बताइए, ये लोग जितने हैं ये कौन है और इनके मालिक कौन है? क्या ये वहां मालिक बन के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये उस 73% से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत सारे सच बताए, जनता को अपनी बात लगी, लोग उनके साथ लगातार बढ़े। वो जब बनारस में थे तो वही बनारस जो नरेंद्र मोदी का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, जहां वो अपने आप को आज यह मानते हैं कि उनकी बपौती है, उस बनारस के लोगों ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया, प्यार से लिया और उनके लिए पलक पावड़े बिछा दिए। वो जब पहुंचे इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, तो वहां पर तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आकर के राहुल गांधी से बताया कि किस तरीके से उनके आज विश्वविद्यालय को क्या बना दिया गया है। आज वो शिक्षा के केंद्र से अधिक कुछ और बन गया है। वहां हालात ये है, जो कभी उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उस यूनिवर्सिटी को उन्होंने क्या कर दिया है। राहुल गांधी को अपने हार्वर्ड में पढ़ने के दौरान का वक्त याद आया कि जब मैं हार्वर्ड में पढ़ता था तो कैसे शिक्षा पर ही काम होता था। आज स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटी में यह हो रहा है। उन्होंने जब काशी विश्वविद्यालय यानी वाराणसी के जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों और स्टूडेंट्स से बात की, तो वहां बताया गया कि किस तरीके से भर्ती का मानक बदल दिया गया है और किस तरीके से संघियों को भर्ती करने, नफरती लोगों को भर्ती करने का एक पूरा तरीका बना दिया गया है। जो स्टूडेंट्स सच बात पर चर्चा करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसको लेकर के मुद्दों पे आते हैं, तो उनके जो रिसर्च की थीसिस हैं उन्हें खराब कर दिया जाता है, उनके कैरियर को खराब करने के काम किया जाता है। अब जो करियर खराब होने लगे तो स्टूडेंट क्या करे? उनको किस तरीके से संघी बनाने की साजिशें हो रही। उसके बाद में राहुल गांधी और लोगों से भी मिले, वो मिले उन दस्तकारों से, वो मिले उन कालीन के काम करने वाले कारीगरों से, और उन्होंने समझा कि क्या स्थिति है। उन्होंने उसके व्यवसायियों से भी बात की, कैसे उस व्यवसाय को खत्म करने, बर्बाद कर देने का काम चल रहा है, किस तरीके से उसको डाइवर्ट कर दिया है, चाइना से पूरा माल आ रहा है। उन सब चीजों को उन्होंने बताया। निश्चित रूप से बड़ी चीज थी। जब वहां से आएगा तो यहां पे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, कहते हैं जाने कितने लाख लोगों को, कहते हैं 34 लाख लोगों को नौकरी देगा, इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूं। 10 सालों में तो आप दिला नहीं पाए, आज बोल रहे हैं इतना दिलाएंगे। हिंदुस्तान में रोजगार उल्टा छीन लिए गए, 10 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इस देश में 90 करोड़ बेरोजगार बैठा दिए गए। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी कहते हैं हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब चुनाव आ गए। और क्या कह रहे हैं? इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी जो सरकार में पद खाली है उनके भी स्टूडेंट राहुल गांधी से मिले कि 2018 में जिनकी नियुक्ति हो गई थी, उनके नियुक्ति पत्र मिलने थे, वो 69,000 स्टूडेंट आज बेरोजगार सड़कों पर धक्के खाते घूम रहे हैं। सोचिए, 6 साल हो गए, 6 साल में भी उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया, क्योंकि वो पिछड़े हैं, दलित हैं और दूसरे हैं। उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। मायावती अपने घर में छिपी बैठी हैं, अखिलेश यादव उस लड़ाई में नहीं जा रहे हैं। कौन लड़ाई लड़ रहा है? राहुल गांधी ने कहा
हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे और आपके साथ भी चलेंगे, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। हमें बदलना होगा, उखाड़ के फेंकना होगा ऐसे लोगों को जो आपकी नौकरियां छीनते हैं। आपको उन्हें लाना होगा, क्योंकि सिर्फ 7 साल में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनके कारण लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के रोजगार नहीं हो पाए। जो उनको पक्की नौकरियां मिलती, करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को वो नौकरियां नहीं मिल पाई। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को वो नौकरियां नहीं मिल पाई। आप इन सारे बातों को समझिए, किस तरह से आपका भविष्य राम का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके, अयोध्या का नाम लेके, तमाम मंदिरों मस्जिदों के नाम लेके उनकी आरती और पूजा दिखा के आपको किया गया। राहुल गांधी ने कहा मैं शिव का भक्त हूं, शिव की पूजा करने जा रहा था। दुनिया जाती है तो वीडियो बनते हैं, फोटो बनते हैं, मेरी फोटो कहीं शिव मंदिर में ना आ जाए, इसके लिए डर गई सरकार। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक डर गई और स्थिति यह हुई कि उसने हमारे मोबाइल तक ले लिए, हम लोगों को किसी को फोटो नहीं हुए। तो आप समझिए कि किस तरीके से साजिशें रची जा रही। इसके बाद आप देखिए हालात ये हैं कि राहुल गांधी ने जिस हकीकत को बयां किया, मुझे याद आ रहा है कि 2 दिन पहले जब वो काशी में थे, यानी वाराणसी में, उस समय उनके साथ पल्लवी पटेल आई थी मिलने। वही पल्लवी पटेल जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं, सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, उच्च शिक्षित हैं और अपना दल कमेरा की प्रमुख है, एमएलए भी। उन्होंने कहा हम राहुल गांधी का साथ देंगे क्योंकि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके लिए लड़ रहे हैं जिनकी बात हम सदैव करते रहे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यही कह दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब यह कहा कि वो कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगे, तो अखिलेश यादव की तरफ से आया नहीं, आप उसमें शामिल मत होइए जब तक वो हमें सीटें देने और उस पर फाइनल ना कर दे। तो उन्होंने कहा मैं गुलाम नहीं हूं, मैंने कभी सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नहीं परिवर्तन किया, बदलाव किया, पार्टी बदली। मैंने बसपा तब छोड़ी जब मैं उसका नेता प्रतिपक्ष था, और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मैंने बसपा छोड़ी थी। और मैंने भाजपा तब छोड़ी जब मैं मंत्री था, और मंत्री रहते हुए मैंने भाजपा छोड़ी थी। और आप तो सत्ता में भी नहीं है, आप मुझे यह बताते हैं आपको सत्ता में लाने में हमारा भी योगदान है। जो आपको पिछड़ों का वोट मिला है, अति पिछड़ों का, उसमें योगदान है। दलितों का जो वोट मिला है उसमें भी हमारा योगदान। तो उन्होंने बताया इस बात, और इस बात को लेकर उन्होंने आज घोषणा कर दी कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, नया झंडा उठाएंगे। और समाजवादी पार्टी से जो वो एमएलसी बने हुए हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं उससे इस्तीफा दूंगा। यानी आप इससे समझ लीजिए कि स्वाभिमान क्या होता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दिखा दिया कि वह स्वाभिमानी नेता है और अपनी उस जाति और धर्म और सब चीजों को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके आज टिके हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वही है जो इस बात की सदैव लड़ाई लड़ते रहे कि जिस तरीके से नाम बदले गए उन तमाम सारे जिलों के, तमाम संस्थानों के, जो कि दलितों के नाम पे थे, तो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का यह ऐलान मायने रखता है। मायावती उसी दिन से कमजोर पड़ने लगी थी जिस दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका साथ छोड़ा था। इसलिए बड़ा मायने रखता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। 2 उनके बड़े लोग थे, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और एक स्वामी प्रसाद मौर्य।
चलिए, और वो सच में अपने अपने समुदाय के लिए लड़ते हैं, तो आज वो राहुल गांधी के साथ खड़े होने को बेताब है। तो जब यह लोग खड़े होने को तैयार हो तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा का क्या हो। नरेंद्र मोदी आज संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, ज्यादा सत्ता पाने के लिए व्याकुल होने के कारण, और वो कहने को तो दिखावा करता है कि वो संत है, लेकिन वास्तव में वो क्या है उसका चरित्र वहीं जाके आप पता कर सकते हैं। संभल जिले अपने आप को साबित करता है कि हम जो कृष्ण का कल की अवतार होगा, वो जो होगा विष्णु का, वो हमारे यहां होगा। और उसका आज उसने पूजन अर्चन करवाया, और जो पूजन अर्चन किया, जहां पर जो पूजा के स्थान पर बैठना चाहिए वहां के जो भी वहां का पीठाधीश्वर हो, तो वहां पर वो बैठने की बजाय वहां नरेंद्र मोदी को बैठाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। बहरहाल उसके खेल का नतीजा ये रहा कि इधर राहुल गांधी जब दहाड़ रहे थे तो उसकी हालत बिगड़ रही थी। नरेंद्र मोदी का ध्यान पूजा से अधिक इस बात पे था कि राहुल गांधी ने क्या कहा, और इसलिए वहां से तुरंत वो लखनऊ भागे कि कैसे क्या किया जाए। और लखनऊ पहुंचते ही राहुल गांधी को एक समन आता है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आप पर मानहानि का केस दायर किया था, उसमें अब आपको सुल्तानपुर की अदालत में कल सुबह हाजिर होना है। राहुल गांधी डरने वाले लोगों में तो है नहीं। उन्हें जब जब ईडी ने बुलाया वो गए, उनकी बहन को बुलाया वो गई, उनके बहनोई को बुलाया वो गए, उनकी माता को बुलाया वो गई, उनके कांग्रेस के तमाम नेताओं मुख्यमंत्रियों को बुलाया वो गए। कोई नहीं डरा, सबने सामना किया, चाहे जिस कोर्ट में हो चाहे जहां हो। राहुल गांधी को सजा सुना दी कोर्ट ने, तब भी वो नहीं डरे, और तब भी बोला, तब भी लड़ते रहे। उन्होंने कहा भेज दो जेल, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जाके मजीठिया से माफी मांगी थी पंजाब में। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी जाकर के अरुण जेटली से, और तमाम जगह इसी तरीके से तमाम सारे और नेता हैं। राहुल गांधी ने किसी कोर्ट में माफी नहीं मांगी। और एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का गलत कोट करने के लिए उन पर आया था, तो उन्होंने इस बात पे माफी नहीं मांगी थी कि चौकीदार ही चोर नहीं है। उन्होंने इस बात पे कहा था कि मैंने गलत कोट किया है, उसके लिए मैं माफी कर। तो गांधी ने कहा था जब आप गलत करो तो सबसे पहले माफी मांगो, क्योंकि माफी मांगना वीरता है। लेकिन यदि आप गलत नहीं करते हैं तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी ने आज तक कभी माफी नहीं मांगी। पंडित नेहरू ने आज तक कभी माफी नहीं मांगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, कभी किसी ने नहीं मांगी। तो राहुल गांधी कैसे मांगते? क्योंकि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं। यही तो वो कहते हैं। तो 2014 के पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी मानहानि नहीं होती थी। अब वो इतने कमजोर हो गए हैं कि बात बात में, छोटी छोटी सी बात पे उनकी मानहानि होने लगती है। यानी कितना उनका सम्मान हल्का है, इससे आप समझ सकते हैं। क्या राहुल गांधी ने, उनकी माता ने, जिनके ऊपर इतना कुछ बोला गया, उन्होंने कभी मानहानि का केस किया है क्या? या कभी भी तमाम बड़े राजीव गांधी रहे हो, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, क्या उन्होंने कभी, मौलाना आजाद रहे हो, कभी उन्होंने कभी मानहानि का केस किया था क्या? कभी नहीं। लेकिन ये डरपोक लोग, छोटे छोटे से इनकी मानहानि हो जाती। गजब है भाई। तो अब राहुल गांधी को कल वहां तलब कर लिया है, इसलिए राहुल गांधी की कल सुबह की यात्रा ब्रेक रहेगी, और वो अब 2 बजे शुरू होगी, और अमेठी के फुर्सतगंज से ही शुरू होगी, जो उन्हीं के परिवार का बनवाया हुआ है, उनका बनवाया हुआ।
आप समझ सकते हैं इतना डर क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की दहाड़ ने युवाओं में जोश भर दिया और बता दिया कि अब हम सोएंगे नहीं, क्योंकि यदि हम सोएंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे और हमारा दम नहीं आएगा। दम कब आएगा? जब हम जागेंगे और मुद्दे पे बात करेंगे। तो अब उस वर्ग ने मुद्दे पे बात करने की ठान ली है। यही राहुल गांधी ने आज किया है और यह नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है। जय हिंद।